सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं नमस्कार। बजट इस सरकार की कार्य प्रणाली का एक प्रतिबिंब है। सरकार कैसे चल रही है, सरकार कौन सी दिशा में जा रही है, या तो सरकार का प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, ये बजट भाषण में प्रतिबिंबित होता है। इस बार एक साल तक देश की इकोनॉमी रुकी हुई थी। देश में लॉकडाउन था, कोरोना क्राइसिस थी। उसके बाद देश में फिर से आर्थिक गतिविधि कैसे स्टार्ट करें, कैसे आगे बढ़ाएं। एक साल में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ माइनस हुआ था, उसको फिर से हम कैसे पटरी पे चढ़ाएं और उसको कंपनसेट करें, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में हमारा फिनांस मिनिस्टर ने इस साल जो बजट दिया है उसमें कई विशेषताएं हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि देश में आर्थिक गतिविधि को तुरंत ही तेज करनी है तो सरकारी खर्च बढ़ाना। सरकारी खर्च बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक संपत्ति मतलब रोजगारी बढ़ेगी। रोजगारी बढ़ेगी और लोगों के जेब में पैसा आएगा तो खरीद शक्ति बढ़ेगी। खरीद शक्ति बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर से रोजगारी बढ़ेगी और सरकार की तिजोरी में टैक्स भी आएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए देश में आर्थिक गतिविधि तेज करने के लिए सरकारी खर्च को बढ़ाना और सरकारी खर्च को बढ़ाने के लिए दो फोकस किया गया है। एक, खर्च किस पर बढ़ाया जाए, तो उसमें हमारी प्राथमिकता इकोनॉमी को बूस्टअप करना है और रोजगार निर्माण करना है। रोजगार निर्माण करने के लिए पहली बार हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1,18,000 करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। 1,18,000 करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके, जब हमारी सरकार 2014 में बनी थी तब 94,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था। आज देश में 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तब रोजगारी का सृजन होता है और सरकारी खर्च बढ़ता है, क्योंकि उसमें सरकारी पूंजी भी लगती है। तो रोजगारी का निर्माण करके फिर से इकोनॉमी को बूस्टअप करना यह आवश्यक है। दूसरा दोस्तों, आपने सुना होगा ये देश में डेवलपमेंट की बात तो होती थी, लेकिन कभी हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ी जाती थी। डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हेल्थ, क्योंकि जिस देश के सिटीजन नागरिक हेल्दी नहीं होते, देश के युवा हेल्दी नहीं होते, तो ये देश हेल्दी नहीं होता। देश हेल्दी नहीं होता तो देश डेवलप कैसे होता? तंदुरुस्त भारत तंदुरुस्त डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। देश के डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान के नागरिक की हेल्थ कैसे अच्छी रहे, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 10 करोड़ फैमिली को आयुष्मान भारत योजना की कवरेज में ले लेना, यानी कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना। यानी कि ओबामा ने आज से 6 साल पहले ओबामा केयर करके स्कीम निकाली और 10 करोड़ अमेरिकन लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी, और सारे विश्व में ओबामा केयर करके उसकी योजना, उसकी स्कीम पॉपुलर हुई थी। दोस्तों, ये 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी ने हेल्थ केयर योजना निकाली। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब परिवार को
5 लाख तक कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज भारत सरकार की तिजोरी से हो जाए, छोटी बात नहीं है। देश में हेल्थ का बजट बढ़ा के 97 लाख से बढ़ा के 2,15,000 कर दिया। बहुत बड़ी बात है। देश के नागरिक हेल्दी होना चाहिए। रूरल, दूर से दूर गांव तक हेल्थ एक्सेस होना चाहिए। लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति जी के भाषण में राष्ट्रपति जी ने कहा, और आपके स्टेट में भी जनऔषधि स्टोर खुले हुए हैं। देश में 7,500 जनऔषधि स्टोर के माध्यम से अफोर्डेबल और क्वालिटी और एकदम सस्ती मेडिसिन आज के दिन में लोगों को उपलब्ध हो रही है। हेल्थ सिक्योरिटी के लिए माई सेल्फ लुकिंग फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑल्सो आज 1018 मेडिसिन की प्राइस हमने कैप कर दिया है। उसकी सीलिंग प्राइस हमने फिक्स कर दिया। उससे ज्यादा पैसा कोई भी नहीं ले सकता है। कंपनी उसका प्रोडक्शन उसके पर प्राइस ही उससे ज्यादा नहीं लगा सकती। ऐसा करके स्टेंट, हार्ट में लगाने वाले स्टेंट, उसका प्राइस जो पहले 1,00,000 1.5 लाख रुपीस में मिलता था, आज वो 50-60,000 रुपीस में मिल रहा है। एकदम क्वालिटी स्टेंट लोगों को हार्ट में लगाने के लिए मिले। नील प्लांट्स की भी प्राइस, सीलिंग प्राइस भारत सरकार ने फिक्स कर दी है। कैंसर की मेडिसिन की भी प्राइस भारत सरकार ने फिक्स कर दी है, और उसका लाभ जनता को मिले और देश के नागरिक का हेल्थ अच्छा रहे, उसके लिए 2,15,000 करोड़ रुपीस इस बार बजट में एलोकेशन किया है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे इन्वेस्ट करना, जैसा रोड, इट्स वन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, पोर्ट, इट्स वन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, उस दिशा में हमने काम चालू किया है। वो ये है जमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और उसकी कनेक्टिविटी एक ट्रिब्यूटरी के माध्यम से सोनामुरा में भी होती है। रिवर का नाम क्या है? गोमती रिवर। एक गोमती रिवर पर आज के दिन में हमने एक छोटा फ्लोटिंग जेटी बनाई है। वहां टर्मिनल बनाना है इस साल ही, अगले दिनों में मुझे शिलान्यास करना है। इस बजट में हमने उसकी व्यवस्था की। सोनामुरा से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से गोमती रिवर को जमुना रिवर में मिले, जमुना रिवर के माध्यम से हल्दिया से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से 1,400 किलोमीटर बनारस, मीन्स आपके त्रिपुरा में आपका पाइनएप्पल फ्रूट सारे देश में आज पॉपुलर हो रहा है। उस सारे शेष भारत में यहाँ से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से उपलब्ध हो। आपके यहाँ रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, अगले दिनों में वाटरवेज कनेक्टिविटी, अगले दिनों में मीन्स ये ही साल में, ये बजट के में हमने प्रावधान किया है। इस साल में हम ये भी वाटरवेज कनेक्टिविटी भी हम सुनिश्चित कर देंगे, जिसके माध्यम से सोनामुरा से हम शेष भारत के साथ वाटरवेज के माध्यम से भी जुड़ जाए। 7 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज डेवलप हो रहा है। बनारस से हल्दिया 1,400 किलोमीटर, हल्दिया से सुंदरबन 200 किलोमीटर, सुंदरबन से जमुना रिवर 800 किलोमीटर, जमुना रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर मतलब आसाम 890 किलोमीटर, कुल मिलाकर 4,000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से मोटर ट्रांसपोर्टेशन अगले दिनों में स्मूथली चले। अंग्रेज पहले कलकत्ता क्यों आए थे? कलकत्ता इसलिए पहले आए थे, कलकत्ता में 2 रिवर का संगम होता है, एक ब्रह्मपुत्र रिवर, दूसरा गंगा रिवर। ये दोनों रिवर के माध्यम से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से वो आसाम तक ट्रेड करते थे, वहां उत्तर भारत तक ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, वाटरवेज का यूज करते थे। यही वाटरवेज पिछले दिनों में, पिछली सरकारों में, पिछले सालों में
उपेक्षित रहा, अभी वो अपेक्षित बना है मोदी जी की गवर्नमेंट में, और उसके पीछे जो खर्च होना है उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को अच्छी तरह से होना है। आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने बजट भाषण में की है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर भारत मतलब देश में आज $5 बिलियन का इंपोर्ट है, $3 बिलियन का एक्सपोर्ट है, $2 बिलियन का गैप है। एक गैप को दुरुस्त करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करना है। देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, देश में एक्सपोर्ट बढ़े, देश में इंपोर्ट कम हो, हमारी जरूरियात देश में ही प्रोडक्ट हो। उससे 3 फायदा होगा। देश में रोजगारी का भी निर्माण होगा, देश में इंडिजिनियस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, देश के स्किल मैन पावर को काम मिलेगा, देश के स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देश में इंडस्ट्रियलिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और देश का पैसा देश में ही रहेंगे। इसलिए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 200 करोड़ तक का कोई भी ग्लोबल टेंडर भारत सरकार नहीं निकालेगी, वो इंडिया में से ही उसको प्रोक्योर करना पड़ेगा। उसका फायदा ये होगा कि इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना को आगे बढ़ाना है। कोविड वैक्सीन इंडिया में ही निर्माण हुआ, और देश में आज फ्रंटलाइनर लोगों को कोविड वैक्सीन लगाया जा रहा है। आज के दिन में शायद 1 करोड़ के नियरेस्ट लोगों को लग चुका है। आत्मनिर्भर भारत का यह मतलब है कि देश स्वावलंबी हो, देश दुनिया पर कम डिपेंडेंस हो। वर्तमान समय में हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि हम किसी से कुछ इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, लेकिन इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, देश में लोगों के में रोजगारी कैसे निर्माण हो, देश के युवाओं के हाथ में रोजगारी कैसे निर्माण हो। आज हिंदुस्तान में ब्रेन और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। आप दुनिया में जाके देखो, आप नासा में जाके देखो, 10 में से 3 साइंटिस्ट इंडियन हैं। आप दुनिया के कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके देखो, रिसर्च फेलो 10 में से 3 इंडियन है। ब्रेन और मैन पावर की यहाँ कमी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी की कमी थी, जो मोदी जी ने स्टार्टअप के माध्यम से दिया। आज देश के कोई युवा स्टार्टअप करे, कोई नया रिसर्च करे, नया रिसर्च करके उसको पेटेंट करना है तो पहले पेटेंट करने के लिए 3-4 साल लग जाता था, तब यही रिसर्च दुनिया में कोई ना कोई कंट्री में रजिस्टर हो जाता था। लेकिन अभी पेटेंट सरल हो, मैक्सिमम 2 साल में पेटेंट हो जाए, और पेटेंट के लिए खर्च की आवश्यकता होती है, और कोई युवा लड़का पढ़ते पढ़ते कोई पेटेंट करना चाहे, उसके पास खर्च की व्यवस्था ना हो, भारत सरकार 50% पैसा अपने बजट से देंगे, ये भी डिसीजन किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बढ़ावा दें? भाषण से एग्रीकल्चर सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो लोग आज किसान के बारे में बोलते हैं, या तो किसान के लिए जो मोदी जी ने किया है, सम्मानवाचक शब्द से बात शुरू होती है, किसान सम्मान निधि है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान लेबर नहीं है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान देश की आन बान और शान है। एक किसान को सम्मानित करने के लिए उसके अकाउंट में छोटा किसान हो, अपने एग्रीकल्चर इनपुट्स उसको खरीदना हो तो सुविधा रहे, इसलिए 3 किस्में 6,000 रुपीज उसके अकाउंट में डाला जा रहा है, और अगले दिनों में वो वैसे ही चालू रहेंगे। एमएसपी से प्रोक्योरमेंट होना, वो भी अगले दिनों में बढ़ाना है, इस बजट में प्रावधान किया गया है। किसानों को ऋण देना, उसमें 10% की बढ़ोतरी की है। मछुआरे को भी किसान मानना, उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड देना। एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, पशुपालक है, उसको भी किसान मानना और उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड देना छोटी बात नहीं है। और हमारे छोटे मोटे सब किसान भाई हैं, वो तो किसान है ही, उसको भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण मिले, ज़्यादा ऋण मिले, उसकी भी उपलब्धता कराई है। कुल मिला के हमारी सरकार की सोच है कि व्यक्ति के जेब में पैसा आए, व्यक्ति मेहनत करना चाहे, काम करना चाहे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो। इस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। अगले दिनों में
अभी जो मूडीज ने अपना असेसमेंट किया 11% अगले साल में हिंदुस्तान का ग्रोथ होना है, जीडीपी ग्रोथ होना है, छोटी बात नहीं है। गुड गवर्नेंस के माध्यम से हमने सरकारी खर्च को कम किया, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस दिया और गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से देश में काम की गति बढ़ी है, स्पीड से लोगों का काम हो रहा है, इश्यू सॉल्व हो रहा है। अपने रेगुलरली जो वर्क सरकार के साथ होता है, किसी को रेशन कार्ड कराना है, किसी को बिल अपना बिजली का बिल भरना है, या तो सरकार को टैक्स भरना है, जो भी छोटा मोटा काम होता है जो डे टू डे होता है उसमें सरलता रहे, उसके लिए जो गुड गवर्नेंस के माध्यम से कई इनिशिएटिव लिया गया है वो दुनिया में सराहनीय है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का क्रम है वो भी बहुत नीचे जा रहा है। आज पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 100 एबोव पोजीशन पर थे, आज कम होके 63 पोजीशन पर आ गए हैं। अगले दिनों में और भी हम इस पोजीशन पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से नीचे लाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। मोदी गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है कि देश आत्मनिर्भर बने, देश के युवाओं को रोजगारी मिले और गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स प्रो फार्मर्स बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। देश में किसान का भी भला होना चाहिए, मजदूर का भी भला होना चाहिए और तो उसकी हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। आपने देखा होगा कोविड क्राइसिस में जिस तरह से इंडिया ने हैंडल किया, डेवलप्ड कंट्री में जाओ वहां भी एजिटेशन हुआ, लोगों को असुविधा हुई। मैं भारत सरकार ने कोविड क्राइसिस के लिए चर्चा करने के लिए 5 मंत्री समूह हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। माई सेल्फ एंड पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो मैं जब हम दुनिया का आकलन करते थे तब जाके पता चलता है कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी तरह से कोविड क्राइसिस का सामना किया और सक्सेसफुली हम उससे बाहर आ रहे हैं। और अगले दिनों में देश के हर नागरिक को वैक्सीनेशन भी हो जाए, उसके लिए बहुत बड़ा अभियान आज के दिन में चल रहा है। हम वसुदैव कुटुंबकम के कल्चर में मानने वाले लोग, हम लाभ शुभ के कल्चर में मानने वाले लोग। हम केवल लाभ की बात नहीं करते, हम शुभ की भी बात करते हैं। ये हमारा कल्चर है। लाभ की बात करना मतलब हमारा ही केवल स्वार्थ देखना, हमने ऐसा नहीं किया। जब कोविड क्राइसिस चल रहा था, सारी दुनिया में लॉकडाउन था और दुनिया में मेडिसिन का प्रोडक्शन बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में सारी दुनिया मोदी जी को रिक्वेस्ट करती थी कि हमें मेडिसिन सप्लाई करो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 120 कंट्री में हिंदुस्तान ने मेडिसिन सप्लाई किया, देश में भी कमी नहीं होने दिया, दुनिया को भी सप्लाई किया। हम हमारा भी कल्याण चाहते हैं और दूसरा का भी कल्याण चाहते हैं, दूसरे को भी मदद करना। लाभ शुभ हम अपने घर पे डोर पर लिखते हैं, लाभ शुभ। लाभ मतलब अपना भी काम हो, शुभ मतलब दूसरे का भी कल्याण हो। तो दूसरे का भी कल्याण करने में हमने पीछे नहीं रहे और यही मेडिसिन डिप्लोमेसी के माध्यम से और देश में अच्छी तरह से कोविड क्राइसिस को निपटाने में या तो सक्सेसफुली निपटाने की कोशिश के लिए मोदी जी को दुनिया में क्रमांक 1 दिया गया है। हमसे अमेरिका और इंडिया का मार्किंग में भी बहुत डिस्टेंस है। इस तरह से देश में बदलाव हो रहा है, एक नया भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब साथ में मिलकर नया भारत का निर्माण करें और नया भारत एक ऐसा भारत हो जो आत्मनिर्भर हो, जो स्वस्थ हो, स्वाभिमानी हो, हमारे देश के युवाओं को रोजगार सृजन करने वाला हो, इंडस्ट्रीज फ्रेंडली हो और देश में आवश्यकता के अनुसार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो। इस दिशा में मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। उसका एक प्रतिबिंब वो एक बजट है। बजट की कॉपी शायद आपको अभी बांटी होगी या तो दे देंगे, उससे भी कई मटेरियल आपको मिलेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस आंसर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। I have one question. I would like to speak in English because इसको यूज करने के लिए थोड़ा क्या मॉडर्नाइज करना है। आशुगंज को आज के दिन में हमें उसका ज्यादा यूज नहीं करना है। ये रूट है हमारा। हम चाहते हैं कि चट्टग्राम, मोंगला और हल्दिया हमारा रूट है।
यहाँ से हम कार्गो उठा के वहाँ ले जाए। बांग्लादेश ने हमारे साथ जो ट्रेड करना है और उसको जो जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रेंथनिंग चाहिए वो लोग कर रहे हैं और भारत सरकार उसको मदद कर रही है। प्रोटोकॉल रूट डेवलप करने के लिए हम 80% खर्च हम कर रहे हैं, बांग्लादेश गवर्नमेंट 20% खर्च कर रही है। ये हम उसको नॉर्थ ईस्ट के जोड़ने के लिए लगे। There is another small river port. It's called Pangao on the river Shikalaksha, is about 100 kilometers from here, just near Dhaka. And it is also well connected with Jamuna and also Bay of Bengal, so connected with Chittagong port too. Anything about that planning or anything? I look at क्योंकि वाटरवेज का पार्ट नहीं है उसको देखो। सर उस तरफ कुछ ब्रिजेस भी शायद आते हैं बांग्लादेश के तरफ। I first said that low structure is there. ये करना पड़ेगा और या तो we have decided two option. One, we develop to infrastructure. Second, हम वेसल्स की डिजाइन ऐसी बनाए जो यही स्ट्रक्चर में चल जाए। तो ये 2-3 काम हमने एक्सपर्ट लोगों को दिया है। मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ कि आज के दिन में बहुत टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है। 1 मीटर ड्राफ्ट में भी 50 टन कार्गो लेके चलने वाले, 100 टन कार्गो लेके चलने वाले वेसल्स उपलब्ध हो गए हैं। तो ऐसे वेसल्स जिसमें आपको हाइट भी ज़्यादा नहीं चाहिए और लो स्ट्रक्चर हो तो भी चल जाए, इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया। Sir, you spoke about generic medicine. But the major hurdle in generic medicine, I believe. My question is that we were informed that you will be lay the foundation stone for that jetty, RCC jetty. Is it right? And if it is, that whether Gomuti has enough water so that the ships or the vessels or small ships or big boats can come from Bangladesh throughout the year. This is one question, and another is that Ashuganj port is just 50 kilometers away from Agartala town. So earlier from Bangladesh side they had demanded to modernize and improve the port and also to construct a jetty there. So have you any planning in that? आशुगंज टू सोनामुरा और आशुगंज और सोनामुरा के बीच में थोड़ा ड्रेजिंग का इश्यू है और ड्रेजिंग अभी हमने स्टार्ट किया है। तो 3-4 महीने में हम उसको ड्रेजिंग कर लेते हैं। इट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, आशुगंज टू सोनामुरा इस रूट में आने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर है वो लो स्ट्रक्चर है, तो वहाँ बड़ी शिप नहीं जा सकती। मैं वहाँ अभी छोटे छोटे वेसल्स तो वैसे ही चलते हैं, बड़ी वेसल्स लाना चाहता हूँ जिसके माध्यम से, और बड़ी वेसल्स लाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। आज मैंने वहाँ जेटी लगाई है, उससे होने वाला नहीं है। मैं त्रिपुरा को शेष भारत से जोड़ना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, हम चाहते हैं कि अभी भारत सरकार ने प्रोटोकॉल रूट में चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट, जो आपके यहाँ पुराने समय में उससे ही ट्रेड होता था, चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट को हमने प्रोटोकॉल रूट में ले लिया है। मतलब हमारा वेसल्स वहाँ कॉल कर पाएंगे और वहाँ से बाय रोड ट्रक त्रिपुरा भी आएंगे और बाय रोड त्रिपुरा से वहाँ जाएंगे। इट्स वन ऑप्शन। वाटरवेज के माध्यम से हम चट्टोग्राम जाएं और चट्टोग्राम से वेसल्स के माध्यम से मिडिल ईस्ट में हमारा फ्रूट वेजिटेबल डंप करें, तो बहुत बड़े किसानों की रोजगार और किसानों की इनकम की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। इसलिए मुझे सोनामुरा में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करना है। उसका डीपीआर अभी बन रहा है और अगले दिनों में मैं ही आऊँगा और फाउंडेशन लेइंग करूँगा। जिस दिन फाउंडेशन स्टोन लाइन करूँगा, उस मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में कर दूँगा। बजट
इस बजट में ये हो गया है और ये बन के मैं 1 साल में पूरा कर दूंगा। ये बनता रहे, उसके पहले मैं वाटरवेज को चालू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे एक और टर्मिनल बन रहा हूँ, दूसरी ओर वाटरवेज का अच्छी तरह से उपयोग स्टार्ट हो जाए और उसका एक बार एक्सपेरिमेंट भी हो जाए। और एक तो नई बात नहीं है, पुराने समय में चलते ही थे, लेकिन ये सब उपेक्षित हो गए, वो फिर से चालू करना है। विदाउट हम वाटरवेज से त्रिपुरा को नहीं जोड़ेंगे, करीमगंज को नहीं जोड़ेंगे, हम आसाम को डुगरी को नहीं जोड़ेंगे, तब तक मेरे नॉर्थ ईस्ट की एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वाटरवेज के माध्यम से एग्रीकल्चर ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ की प्रोडक्शन को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट, यहाँ से हम शेष भारत में ले जाएंगे, यहाँ से आसाम जाएंगे, आसाम से आगे जाएंगे, टाइम भी जाएगा, खर्च भी बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ेगी। बाय वाटरवेज से ये कम हो जाएंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और दूसरा, हम ऐसे क्षेत्र में है, नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन और यहाँ की रीच में अच्छी तरह से यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो ही रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग को जोर देके यहाँ का ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल की डिमांड शेष भारत में ही है। मैं दुनिया का मार्केट की तो बाद में बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में ही इतना बड़ा मार्केट है, उसमें ही इतनी डिमांड है। आप त्रिपुरा के पाइनएप्पल, आप लोगों को इतना अंदाज होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन दिल्ली में बैठे बैठे मुझे अंदाज है, वहां पर मेरे घर के लिए पाइनएप्पल लाना है तो मेरे यहाँ मेरे लोग पूछते हैं साहब कौन सा पाइनएप्पल लाओ, त्रिपुरा वाला कि वो वाला, तो हम कहते हैं कि तू त्रिपुरा वाला पाइनएप्पल लाओ। ये डिमांड है शेष भारत में यहाँ की। उसका फार्मिंग बढ़े, लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ से कम हो जाए तो किसानों को 2 पैसा ज्यादा मिलेंगे। इस दृष्टि से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। आशुगंज का जो way you make it mandatory so that at least in the government hospital it is prescribed. आज के दिन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इंडियन मेडिकल काउंसिल के माध्यम से एक सभी को लेटर दिया है, एडवाइजरी जारी की है कि आप जेनरिक मेडिसिन लिखो। और जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर बता चुका हूँ। मैंने कई बार कहा, कई एमपी क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन, तो मैं बताता हूँ कि एक ग्लास वाटर है, पानी है, और आप घर से मुझे दिया, कोई खर्च नहीं लगा है, लेकिन आपने उसको बिस्लरी में बंद कर दिया तो उसकी प्राइस हो गई 15 रुपीज। आपने उसको एक्वाफिना में बंद कर दिया तो उसकी प्राइस हो गई 25 रुपीज। वाटर वाटर है। वैसे भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि मेडिसिन की जो ट्रिप है उसके पर ब्रांडेड नेम बड़ा लिखने के अलावा शॉर्ट नेम बड़ा लिखो, जेनरिक नेम बड़ा लिखो। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल का ब्रांड नेम होता है कालपोल, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम, अंदर तो पैरासीटामोल ही है, तो सरकार ने डिसाइड किया है कि उसके ऊपर पैरासीटामोल लिखो, बड़ा नाम पैरासीटामोल लिखो। हमारी तो कठिनाई ये है, पिछले दिनों में मैं कोई ये विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, तो पिछले गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना मेरा काम नहीं है, हम क्या कर रहे हैं बताना मेरा काम है। लेकिन आज अमेरिका में जाके देखो, वहां के लोग 4 टैबलेट खाते हैं, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक टैबलेट होती है। सारी दुनिया 6 टैबलेट खाती है, तो उसमें से इंडिया में बनी हुई 1 टैबलेट इंडिया में बनी हुई होती है। दुनिया हमारे जेनरिक मेडिसिन खाती है और हम ये उसको ब्रांड के नाम से लोगों को बेचते हैं और लोगों के जेब से पैसा जाता है, तो कैसे कम हो। देश में 7,500 जन औषधि स्टोर के माध्यम से पर डे 25 लाख लोग मेडिसिन लेने के लिए जन औषधि स्टोर पर जाते हैं, क्योंकि आज के दिन में हेडेचुअल डिसीज बढ़ रहा है। क्या है तो डायबिटिक पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए, कार्डियक पेशेंट है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए, आपको कैंसर है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए, बीपी है, परमानेंट मेडिसिन चाहिए। तो ये सब के लिए परमानेंट मेडिसिन चाहिए और महीने में उसका खर्च लग जाता है 400, 500, 1000, जैसा जैसा कोई कार्डियक पेशेंट है तो 2-3 हजार। आप जन औषधि स्टोर पर जाओ, एक माइंडसेट से निकाल दो कि सरकार के स्टोर होने से मेडिसिन की क्वालिटी कैसी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जन औषधि स्टोर है
और सारे देश में है, तो कई स्टेट में तो हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मोदी जी का फोटो है तो उसको इरिटेशन होता है, तो तुरंत ही अपने ड्रग्स इंस्पेक्टर को वहां भेजते हैं, जाओ भाई सैंपल लेके आओ, क्वालिटी चेक करो। बार बार क्वालिटी चेक होती है, लेकिन मैंने सिस्टम ऐसी बनाई है, क्वालिटी मेडिसिन, एफोर्डेबल मेडिसिन। एफोर्डेबल कितनी? मैक्सिमम 50%, मिनिमम 10%, 20%। मतलब 10 रुपीज की टैबलेट है, यहाँ जन औषधि स्टोर पर आपको 2 रुपीज में मिलेगी। मैक्सिमम कोई ऐसी मेडिसिन है तो 5 रुपीज में, 5 से ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 50%, मिनिमम 10, 20, 30, 10 से 50 के बीच में लो प्राइस में जन औषधि स्टोर मिल रहा है। मैं आज से 3 साल पहले एक जन औषधि स्टोर का उद्घाटन करने के लिए, उस वक्त मेरी सरकार नहीं थी यहाँ पर, लेकिन मैं आया था और अभी मैं मेरे टीम से बात कर रहा था, तो अच्छा यहाँ स्टोर चल रहा है। कोई व्यक्ति प्राइवेट करना चाहे तो भी मैं मदद करूँगा, जरूर नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही चले। कोई प्राइवेट फार्मासिस्ट जन औषधि स्टोर चालू करना चाहे तो 20% हम कमीशन देंगे, और उसको 3 लाख रुपीस तक हर महीने 10,000 रुपये देते रहेंगे, जैसे प्राइम समय में शुरू किया हो, और शुरू के समय में आपकी इनकम कम हो तो बंद करने की नौबत ना आए। लेकिन लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलनी चाहिए, ये मोदी सरकार का उद्देश्य है। और डॉक्टर जब तक नहीं लिखेंगे तो हमें मिलेगा? लिखना शुरू कर दिया है। दूसरा, ये जन औषधि स्टोर चलाने वाले पर डिपेंड करता है। डॉक्टर की मीटिंग करे, बातचीत करे, उसको जाके कहे कि लिखो। एक मुझे एक चिट्ठी लिखी कि आपने जन औषधि स्टोर हमने शुरू करवाया है, लेकिन मेरे यहाँ कोई लिखता नहीं है और मेरा स्टोर चलता नहीं है। तो ये क्षेत्र में मेरा एक बार प्रवास हो रहा था, तो मैंने कहा कि आपके यहाँ जो टाउन में आपने जन औषधि स्टोर चालू किया है वह कितने डॉक्टर है? तो उन्होंने कहा कि 35 डॉक्टर है। मैंने कहा मैं उसके साथ भोजन लूंगा, सभी को बुलाओ। तो मैं सभी के साथ बैठा और सभी डॉक्टर से बातचीत किया। तो बाद में 1 महीने के बाद उसका कॉल आया मुझे कि साहब पर डे 5-6 हज़ार 7 हज़ार का सेल होने लगा। कोशिश करनी चाहिए तो चल जाता है। विप्रो में सर कोई फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनाने की कुछ प्लान है? हमें